तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, टॉपिक में आगे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें सिलेंडर के बारे में पता होनी चाहिए। देखो, सिलेंडर दो तरीके का होता है, एक होता है होलो और एक होता है सॉलिड। और होलो भी दो तरीके का होता है, एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है नॉन कंडक्टिंग। और सॉलिड भी दो तरीके का होता है, एक होता है कंडक्टिंग और एक होता है नॉन कंडक्टिंग। तो सिलेंडर चार तरीके के होते हैं, एक कंडक्टिंग होलो सिलेंडर, एक नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर, एक कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर और एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। तो ये चार तरीके के सिलेंडर होते हैं, ठीक है। तो हम इन चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो देखेंगे, ठीक है। और आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि ये दोनों और सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीनों सिलेंडर की प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। और ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इसकी प्रॉपर्टीज इन तीनों से अलग होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। चलिए, तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग स्लैश होलो नॉन कंडक्टिंग स्लैश सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है। देखो, मैंने बताया था होलो कंडक्टिंग हो, होलो नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर हो, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। सेम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी इन तीनों की, ठीक है। और याद रखना, इन तीनों सिलेंडर के जो चार्ज होता है वो चार्ज एट सरफेस पर होता है। मतलब मान लो एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस सिलेंडर का मान लेते हैं रेडियस r है और ये इनफाइनाइटली लंबा है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। और इसकी रेडियस r है। अब अगर हम इस सिलेंडर को चार्ज देंगे, मान लो हम इस पर को प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा या फिर सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इसके सरफेस पर चार्ज होता है इन तीनों टाइप सिलेंडर के, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अगर चार्ज सरफेस पर है तो हम यहाँ से एक क्वांटिटी डिराइव करते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। आपने सिग्मा पीछे भी पढ़ा है, मतलब सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया होता है, मतलब कितने चार्ज एरिया में कितना चार्ज है उसको सिग्मा कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं इसमें, ठीक है। अब मान लेते हैं ये मिड एक्सिस है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है ये सिलेंडर के बीच में से जा रही है। चलिए, तो केस 1 देखते हैं हम। केस फर्स्ट क्या कहता है कि इनसाइड द सिलेंडर, मान लो इस एक्सिस से और दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। तो इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड मतलब ये जो कैपिटल R है ये बड़ा होगा स्मॉल r से, ठीक है, तभी तो इनसाइड द सिलेंडर होगा। तो इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। ध्यान रखो, इन तीनों सिलेंडर की, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, याद रखना है, ठीक है। वैसे तो हम निकाल भी सकते हैं गॉस लॉ से, लेकिन अगर आप फॉर्मूले भी ध्यान रख लोगे तो जेई में या नीट में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। चलिए अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कहता है? आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड मतलब इस एक्सिस से कुछ और दूरी पर और आउटसाइड जाना चाहिए, मतलब ये जो
स्मॉल आर है इज ग्रेटर देन होना चाहिए कैपिटल आर। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो जब रेडियस ऑफ द सिलेंडर से स्मॉल आर ज़्यादा होगा तभी तो आउटसाइड देखेंगे हम, ठीक है। तो आउटसाइड समझ गए आप। चलिए, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये भी याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब कितने एरिया में कितना चार्ज है उसको सिग्मा कहते हैं। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, स्मॉल आर है जितनी दूरी रहोगे, मान लो आप किसी भी रैंडम आर वेरिएबल है, आप ये कह सकते हो, मतलब सिलेंडर के बाहर जो भी आर डिस्टेंस नापेंगे उसको आर कह दिया, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये समझ में आ गई। अब देखो, जब हम आउटसाइड द सिलेंडर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, ठीक है। देखो, सिग्मा कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। अब ग्राफ भी बना लेते हैं, चलिए इसको रफ कर रहा हूँ मैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ध्यान रखना ग्राफ बनाने के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए, मान लो हम y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, x एक्सिस पर r लेते हैं, मतलब डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, और ये मान लेते हैं कैपिटल R है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर के बीच की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने सिलेंडर बना लिया, ये कैपिटल आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे। चलिए, तो देखो, इनसाइड द कंडक्टर या फिर ये कहें इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर 0 बनाएंगे। लेकिन जैसे ही सिलेंडर के हम बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाती है और सरफेस पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा, ठीक है। मतलब जब तक आप अंदर थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, जैसे ही सरफेस पे आए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, फिर सरफेस से आप आउटसाइड जाने लगे, आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गई, या फिर ये कहें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गई। तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग वाला। बहुत आसान था यार, समझ में आना चाहिए आपके। चलिए, तो आप समझ गए ना कि होलो कंडक्टिंग हो, होलो नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगी, और कितनी होंगी वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, इसको रफ कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। चलिए, तो बना लेते हैं भैया जी नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड नहीं लगाओगे तो होलो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता, इसलिए सॉलिड शब्द लगाना ज़रूरी हो जाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर देखना है। चलिए, मान लो एक सिलेंडर है और इसकी रेडियस r है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है। देखो यार, बहुत बार वायर शब्द यूज़ करेगा, तो देखो वायर तो इसकी तरह होता है ना, तो वायर भी सिलेंड्रिकल होता। जब भी वायर शब्द यूज़ करे तो आप उसको भी सिलेंडर मानना, ठीक है। चलिए, अब मान लो आपने इसको +q चार्ज दिया इस सिलेंडर को, तो +q चार्ज इसके सरफेस पर नहीं, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। अगर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा तो अगर आप इसके मटेरियल पे या वॉल्यूम में चार्ज दोगे तो ये सरफेस पर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग नहीं है। इसलिए नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का केस अलग होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, ठीक है। चलिए, तो जब आपने इसको चार्ज दिया तो पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे चार्ज इन वॉल्यूम, मतलब जो चार्ज आप दोगे वो वॉल्यूम पर
ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब पूरे वॉल्यूम पर होगा, ऐसा नहीं है कि सरफेस पर होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम शब्द आ गया तो हम यहाँ पर रो डिफाइन करेंगे, और रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको कहते हैं रो। ठीक है, चलिए अब इसमें भी वही केस देख लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर R इज़ लेस देन R हो, मतलब इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो स्मॉल r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, रो हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको रो कहते हैं। आर हो गया डिस्टेंस, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले ली या मिड एक्सिस ले ली, तो मान लो ये आर है, तो ये आर वेरिएबल डिस्टेंस हो गई। 2 तो भैया जी नंबर है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, चलिए अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब आउटसाइड द स्फीयर, सॉरी स्फीयर नहीं, आउटसाइड द सिलेंडर। मान लो ये आर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, रो हो गई चार्ज अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल आर हो गई रेडियस ऑफ द सिलेंडर, 2 तो एक नंबर है, एप्सिलॉन नॉट हो गई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, स्मॉल आर हो गई वेरिएबल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर होगी। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफ भी बना लेते हैं। चलिए ग्राफ में क्या है, मान लो इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इधर हम डिस्टेंस लेंगे। अब यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, और सिलेंडर की रेडियस हो गई r, तो ये वाली जो r तक है। ठीक है, ये इनसाइड द स्फीयर वाली डिस्टेंस हो गई, ये वाली आउटसाइड वाले द स्फीयर वाली लेंथ हो गई। ठीक है, चलिए अब देखो इनिशियल में इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r थी, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन पड़ेगा, बनेगा और ये सरफेस पर जाकर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर सरफेस के बाद मतलब इस सरफेस के बाहर निकलते ही आउटसाइड द सिलेंडर वाला सीन हो जाएगा, और आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरह से बनेगा ना। ठीक है, देख लो अब जो भी कुछ मैंने अभी तक रिकॉल कराया, सॉरी अभी तक समझाया, उसको मैं रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको जो याद करना है वो याद कर लो, और जो नहीं याद करना है वो ना करो। चलिए अब देखो, हमने पढ़ा होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर के बारे में। ठीक है, और एक तरफ हमने पढ़ा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के बारे में। ठीक है, हमने केस 1 लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनसाइड द सिलेंडर R इज लेस देन R कैपिटल R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आई 0। ठीक है, फिर केस सेकंड लिया हमने आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, वो देखिए वो इतनी थी, सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर केस 1 लिया हमने इनसाइड द सिलेंडर R इज लेस देन कैपिटल R, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी रो स्मॉल r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। केस 2 लिया हमने आउटसाइड द सिलेंडर, और यहाँ पर थी कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई रो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। बस सिलेंडर के केस में आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें याद कर लोगे तो ग्राफ तो फॉर्मूला देख के ही बना लोगे। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।